नेपाल की राजधानी काठमांडू, एक शहर जो ट्रैफिक, कचरे और करप्शन से जूझ रहा था। उसी शहर में एक लड़का था जो स्टेज पर खड़े होकर रैप करता था। इसके रैप में था क्या, इस गाने के बोल क्या थे और किन वर्ड्स का वो चुनाव करता था अपने रैप सॉन्ग को लिखने के लिए। तो वो सिस्टम पर, जो सिस्टम में खामियां चल रही उनको उजागर करता था, करप्शन के खिलाफ लिखता था और उसके जो वर्ड्स होते थे वो ऐसे वर्ड्स होते थे जो कि क्रांतिकारी बातें करते हो और क्रांति की बात भी करता था। उस लड़के का नाम था बलेन शाह। किसी ने नहीं सोचा था एक रैपर जो अंडरग्राउंड परफॉर्म कर रहा है, जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, एक दिन वो नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। और आज वही रैपर देश का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो कौन है बलेन शाह? कैसे एक रैपर, इंजीनियर, फिर मेयर और मेयर के बाद अब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, किसी पार्टी का साथ नहीं लिया था। जब शुरुआत की थी मेयर बनने की, तब सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से, मतलब जेनजी की ताकत उसे पता थी और उसे पता था कि जेनजी जो है वो बात कर रहा है इक्वालिटी की, वो बात कर रहा है करप्शन फ्री नेशन की, और वो बात कर रहा है हर घर में एक जॉब हो। अगर ऐसे विचारधारा के साथ कोई लीडर आगे बढ़ रहा है तो आमतौर पर उसका फेमस होना बनता है, और ऐसे ही कुछ है बलेन शाह। तो आज हम जानेंगे बलेन शाह के बारे में और बलेन शाह कैसे अचानक से, कह लीजिए, इतने फेमस हो गए कि हर जगह सोशल मीडिया पर अगर आप रील देख रहे होंगे तो बलेन शाह की रील आ रही होगी। नेपाली बच्चे जो हैं वो रील्स डाल रहे हैं, उसमें लिखा है कि हमारे जो पीएम है वो हैंडसम भी हैं, वो एजुकेटेड भी हैं और वो रैपर भी हैं। तो ऐसे वेल टैलेंटेड पीएम के बारे में आज बात करेंगे। अब बस औपचारिकता बची है, वो कभी भी शपथ ग्रहण समारोह का जो है आयोजन हो सकता है और वो शपथ ले सकते हैं। उससे पहले उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और हर किसी का ध्यान, भारत का भी ध्यान उनके तरफ है, क्योंकि भारत से उनका जुड़ाव है। और बताया जाता है कि वो बेंगलुरु आए थे, बेंगलुरु से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी खत्म, उसके बाद वो नेपाल चले गए थे। एक बार कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जब वो मेयर थे तो उन्होंने एक भारतीय फिल्म को स्टे लगा दिया था, उसको बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें कुछ बोल ऐसे थे जिससे नेपाल के लोग गुस्सा हो गए और इस वजह से उन्होंने कई बार अपने ऑफिस में ऐसे नक्शे लगाए जिसमें भारत के कुछ हिस्से दिखाए गए। तो कंट्रोवर्सी भी है। अब सबकी नजर है कि भारत से उनके संबंध कैसे हैं, चाइना से उनके संबंध कैसे हैं, इनके पीएम बनने के बाद क्या कुछ स्थिति होगी, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बलेन शाह का जन्म 1990 में हुआ था काठमांडू में, और जो परिवार है वो मिडिल क्लास फैमिली था। और इनकी जो बताया जाता है कि इनकी जो कम्युनिटी है मेदिसी परिवार, और ये कम्युनिटी कभी अपने आप को बड़े लेवल पर नहीं देख पाया, क्योंकि इनकी कम्युनिटी का ऐसा मानना था कि इन्हें पॉलिटिक्स में सही जगह नहीं मिली, ब्यूरोक्रेसी में इन्हें सही जगह नहीं मिली। तो एक तरह से बचपन से ही जो बलेन शाह है वो देखते हैं कि भेदभाव तो हमारी कम्युनिटी के साथ हो रहा है। और ऐसे में जो बलेन शाह का परिवार तो मिडिल क्लास फैमिली था, पापा जो थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और परिवार की जो जड़ी हैं, वो रूट्स जो हैं वो मैथिली क्षेत्र से आती हैं। तो मिथिला के बताया जाता है ये रहने वाले हैं। अब वहाँ ये बहुत बार आपने देखा होगा कि इनकी जो भाषण होते हैं उनकी शुरुआत ये जानकी देवी से करते, जय जानकी माता, उनका नारा लगाते हैं। अब इनके जो परिवार के रूट्स हैं वो तो मिथिला क्षेत्र से हैं। अब बताया जाता है कि बलेन का जो बचपन है वो काफ़ी सादगी से भी था, मतलब वो पढ़ने में अच्छे थे और शुरुआत से ही उनका इंटरेस्ट जो था म्यूज़िक की तरफ था। अब बलेन जो थे वो म्यूज़िक के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन उनका जो सफ़र था, उन्हें नहीं पता था कि आगे अच्छे एजुकेशन के लिए नेपाल में अच्छे कॉलेजेस नहीं, और जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ गिने चुने पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं, और अच्छे एजुकेशंस के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने देखा कि स्कूल की पढ़ाई अब ख़त्म हो गई है, तो आगे की जो मास्टर्स की पढ़ाई करनी है उसके लिए उन्होंने भारत का रुख किया। अब भारत में वो बेंगलोर आते हैं और उन्हें सिविल इंजीनियरिंग करनी थी। अब सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए और उसके आगे मास्टर्स करने के लिए उन्होंने सर्च किया और पता लगाया कि कौन कौन से अच्छे कॉलेज है। तो उन्हें पता चला कि नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलोर में, और यहाँ से उन्होंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एमटेक किया। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो फिर नेपाल से उनका भारत, और भारत से वापस वो अपने देश चले गए नेपाल, उनका जब एमटेक ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब
उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो कर ली थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट एक और चीज़ में था। वो इंटरेस्ट था उनका रैप में। उन्हें रैप सॉन्ग लिखना बहुत पसंद था, और उस समय में रैप की शुरुआत हुई थी, रैप का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ऐसा था कि अगर आप लिख सकते हो, आप अपनी भाषा, आम भाषा, बोलचाल वाली भाषा का यूज़ करके अगर अपनी बात रख सकते हो, तो उसको म्यूज़िक के साथ कंपोज किया जा सकता था। तो रैप की शुरुआत थी, और रैप हर बच्चा जो जेनजी है वो रैप सुन रहा था। अब सबका इंटरेस्ट रैप सॉन्ग्स में था। अब 2012 में बलेन शाह ने पहली बार अपना एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था सड़क बालक। अभी जो सड़क बालक था, ये इसका थीम क्या था? ये था कि जो सिटी में बच्चे हैं वो किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। वो करप्शन से जूझ रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो एक सिटी बॉय की कहानी थी। अब ये इतनी ज़्यादा पसंद की जाने लगी पूरे नेपाल में, और बच्चे से अपने आप को खुद को कनेक्ट कर रहे थे। वो देख रहे थे कि हम सब की स्टोरी है। मतलब जो भी बच्चा लड़का सिटी में है, उसे क्या क्या परेशानियां और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, वो उन सब चीज़ों को उस गाने में नरेट कर रहे थे। अब वो यूथ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर गए। अब वहां से फैन फॉलोइंग इनकी शुरू हो गई। अचानक से बलेन शाह फेमस हो गए रातों रात, और बलेन शाह के साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए। अब फिर उसके बाद एक यूट्यूब रैप बैटल में बलेन शाह दिखाई देते हैं। और रैप बैटल होता है कि दो रैपर्स हैं, मतलब जो दो सिंगर्स हैं, वो सामने खड़े होंगे और दोनों गाना गाएंगे, मतलब आम भाषा में। और वो एक वर्ड बोलेगा, वो एक पैराग्राफ बोलेगा, दूसरा फिर एक पैराग्राफ बोलेगा। तो इस तरह से रैप बैटल था। उसकी वीडियो जो थी काफ़ी ज़्यादा वो भी वायरल हुई। अब धीरे धीरे नेपाली इंडस्ट्री में हिप हॉप कल्चर को लाने वाले बलेन शाह का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और पहचान बनने लगे थे कि हिप हॉप कल्चर को अगर कोई आगे प्रमोट कर रहा है तो वो बलेन शाह थे। अब हर गानों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, सिस्टम के खिलाफ उनका गुस्सा, करप्शन के खिलाफ वो आवाज़ें उठाते गए। और उनके बहुत सारे गाने जो थे वो नेताओं के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। क्योंकि नेपाल में आपने देखा होगा कुछ ही गिनो चिनो 2-3 ही लीडर है, वही एक टर्म वो कर रहे, दूसरे टर्म वो कर रहे, तीसरा टर्म वो, कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर पा रहा है। और करप्शन जो है वो नेपाल की जड़ों में इस तरह बैठे थे कि एक ही 2 परिवार है, वही परिवार कई सदियों से पॉलिटिक्स में रोटेट करते जा रहे हैं, वही 2-3 परिवार। अब इससे वहाँ के लोकल लोगों में भी गुस्सा था, और यूथ में तो आमतौर पर वहाँ गुस्सा था ही। वो गुस्सा हमने बाद में देखा आगे प्रोटेस्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अब उनका गुस्सा था, और वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से चिड़े हुए थे। अब उनका मानना ऐसा था कि पॉलिटिक्स में ही सबसे ज़्यादा खराबियां हैं, और वहाँ जो लोग बैठे वो बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये जो गाने थे वो सीधा हिट करते थे, और यूथ को पसंद थे, क्योंकि यूथ जो था वो देख रहा था कि इतनी ज़्यादा करप्शन फैली हुई है पूरे पॉलिटिक्स में। तो और जुडिशियल वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें, हर चीज़ों में, तो यूथ भी उनके गानों से खुद को रिलेट कर रहा था। अब किसी ने नहीं सोचा था कि उनके गानों में जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो खुद उस चीज़ में उतर जाएंगे। मतलब जिस चीज़ को वो गाली दे रहे थे, मतलब जिस पॉलिटिक्स को वो गाली दे रहे थे, उसी पॉलिटिक्स में उतर जाएंगे, उस पॉलिटिक्स की गंदगी साफ करने के लिए। और ऐसा ही हुआ, किसी ने सोचा नहीं था। और अचानक से एक दिन फेसबुक पर एक पोस्ट आता है बलेन शाह का। 2021 में बलेन शाह फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं, और कहते हैं कि मैं काठमांडू में मेयर इलेक्शन लड़ूंगा, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। हर कोई सोचने लगता है, जितने भी यूथ हैं वो अचानक से खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाह, ये हुई ना पर्सनैलिटी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ बोलता नहीं था, सिर्फ गाने नहीं बनाता था, वो बोल रहा है कि मैं आऊंगा और भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं आऊंगा, नया दौर लाऊंगा, मैं चेंजेस लाऊंगा, और काठमांडू की जनता अगर मुझे चुन कर देती है तो मैं उनके लिए वो सब चीज करूंगा जो अपने गानों में मैं बोलता था। तो लोगों को बड़ा विश्वास हुआ, और इंडिपेंडेंट खड़े हुए, मतलब किसी पार्टी से नहीं, क्योंकि 2 पार्टी थी, एक तो नेपाली कांग्रेस और दूसरी सीपीएम यूएमएल। अब ये दोनों पार्टियां बहुत ताकतवर थी। आपने देखा होगा कि यही 2 पार्टियां पिछले कई सालों से राज कर रही नेपाल में। अब ऐसे में बलेन शाह ने सोचा कि ये सही मौका है, और अब देश में गड़बड़ी हो रही है, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अगर बोला जाता है ना, कहावत है, नाले में उतरना पड़ेगा नाला साफ करने के लिए। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब नाले में उतरना पड़ेगा, और वो उतर भी गए। उन्होंने मेयर चुनाव लड़ा, और भारी मतों से, मतलब 60,000 से ज्यादा का अंतर से उन्होंने, जो है बताया जा रहा है कि उस समय पे उन्होंने जो है चुनाव जीता, और नेपाल की राजनीति को हिला दिया। क्योंकि भाई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक स्टार, एक आर्टिस्ट आता है, करप्शन की बात करता है कि करप्शन को हम मिटा देंगे, और वो मेयर बन जाता है। और काठमांडू प्राइम लोकेशन थी, नेपाल की कैपिटल थी, तो अब हर किसी की नज़र थी उस पर। अब रैपर जो था वो सीधा मेयर बन गया। अब हर कोई उस रैपर से, उस मेयर से खुद को कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि यूथ खुद को ऐसा मान रहा था कि हमारा नेता आया है।
और हमें रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो बातें भी वैसे करते थे। अब बलेन शाह को जो 61,000 से ज़्यादा वोट मिलते हैं, अब वो काठमांडू के 15वें मेयर बन गए हैं। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि एक तरह से नेपाल की जो पहले से राजनीति चली आ रही है, ओल्ड पॉलिटिक्स जो चले आ रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों का विद्रोह था। और ये पहला विद्रोह था जो सामने आया, सीधा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मेयर जब बना दिया गया। अब सब कुछ सही था। वो जब आते हैं तो उन्होंने भी एक चीज फॉलो की जो इंडियन लीडर्स बड़ा फॉलो कर रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, और हम बहुत सारे ऐसे आसाम के जो सीएम हैं उनको देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन, उन्होंने जितने भी इनलीगल अतिक्रमण थे, जो भी इनलीगल स्ट्रक्चर्स बने थे, उनको उन्होंने तोड़वाना शुरू कर दिया, बुलडोजर एक्शन कर दिया स्टार्ट। उन्होंने रोड्स खाली करवाए, बसेस की सर्विस अच्छी की, जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उनको उन्होंने क्लीन किया, और वेस्ट मैनेजमेंट वहां की बहुत बड़ी दिक्कत थी, उसे भी उन्होंने ठीक किया। अब इन्होंने इतनी सारी चीजें एक साथ कर दी तो हर किसी की नजर पड़ गई कि यार पॉलिटिशियन तो ऐसा होना चाहिए जो वो जिसको सैलरी की जरूरत नहीं है, वो आर्टिस्ट है, वो अपने आर्ट फॉर्म से भी पैसे कमा रहा है, और वो उसके जो बाकी टाइम बचे उसमें वो रिफॉर्म भी ला रहा है, उसमें चेंजेस भी ला रहा है। अब ये सब चीजें थी। अब उसमें बहुत सारे फुटपाथ को तोड़वाया गया है। काठमांडू की जो थोड़ी स्थिति थी उसे बदल दिया गया, और इस वजह से वो और ज़्यादा फेमस होने लगे काठमांडू में। अब धीरे धीरे सिस्टम में सुधार आ गया। काठमांडू में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बलेन शाह को नहीं भी जानते थे, गांव देहात में वो भी लोग बलेन शाह के बारे में बात कर रहे थे। अब इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो विवाद भी आपके साथ जुड़ेगा, और ऐसे ही हुआ, बलेन शाह के साथ विवाद भी जुड़ा। और पहला विवाद था, अब बहुत सारी जो नगर निगम की जो गाड़ियां थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की काठमांडू की, उसको कई जगह रोका जा रहा था और दादागिरी की जा रही थी। बहुत सारे पहले से जो वेंडर्स थे, मतलब जो लोकल कहा जाता है ना, माफिया बैठे थे जो कचरे का काम कर रहे थे और बहुत सारे इनलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, वो उनको रोक रहे थे। लोकल पॉलिटिक्स जो थी वो वहां हावी थी। अब ऐसे में उन्होंने सीधा कह दिया था कि अगर काठमांडू की नगर निगम की गाड़ियों को कोई रोकेगा तो सिंह दरबार को जला देंगे। देखिए, जैसे हमारा पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, और वहाँ सारे नेता और मेन गढ़ माना जाता है, वैसे ही जो सिंह दरबार है वो भी सेंटर माना जाता है, पॉलिटिक्स का सेंटर माना जाता है, और जितने भी सेक्रेटरीट के ऑफिस हैं, सब कुछ है, वो सिंह दरबार में ही है। अब उन्होंने सीधा कहा कि सिंह दरबार को जला देंगे, जिसके बाद से ये बयान इतना वायरल हुआ कि कंट्रोवर्सी फैल गई। हर कोई बलेन शाह के बारे में बात करने लगा, बोलने लगा कि अरे ऐसे विवाद वाले टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। और पूरे देश भर में उनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि सिंह दरबार बड़ा ही बड़ा नाम था। उस जगह के बारे में आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो आपको वो भी देखने को मिलेगा ही, आपके खिलाफ आलोचना भी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, और आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई। अब इस बीच यहां तक तो कंट्रोवर्सी खत्म हुई। अब उनकी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई भारत के साथ। उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में एक मैप लगाया, और मैप में जो कुछ हिस्सा था वो भारत का था। अब उसे ग्रेटर नेपाल बोला जा रहा था। अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि ये कैसे कर सकते हैं, और फिर कई लोग जो थे वो भारत में भी बलेन शाह का विरोध कर रहे थे कि बलेन शाह को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोनों देश के संबंध अच्छे हैं, अगर वो ऐसा कुछ करते तो संबंध खराब होंगे और उससे जो है आपसी टसल बढ़ेगा, और ये हुआ। अब यही बात नहीं रुकी, अब उन्होंने क्या किया कि भारतीय फिल्म को बैन कर दिया काठमांडू में। और बैन क्यों किया, आदिपुरुष, आपको याद होगा आदिपुरुष जो मूवी आई थी, उसमें एक जो है एक बयान था जिसमें बोला गया था कि माता जानकी जो है भारत की बेटी है। अब इस बयान को लेकर जो है वो बलेन शाह भड़क गए। वो बोले कि नहीं, ये जो माता जानकी है वो भारत की बेटी नहीं है, वो नेपाल की बेटी है, और नेपाल में जो जगह है जनकपुर, वो वहां की रहने वाली है। इसी बात को लेकर, और नेपाल के लोगों की मान्यता है कि वो जनकपुर की रहने वाली है, तो इसी बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस विवादित लाइन को हटाया नहीं जाएगा तो हम मूवी रिलीज नहीं होने देंगे। और उन्होंने होने भी नहीं दिया, लेकिन बाद में मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जाकर फिर स्टे जो है हट गया और मूवी वहां रिलीज हुई। अब ये तो थी भारत के साथ इनकी कंट्रोवर्सी और विवादों में रहे। अब ये कंट्रोवर्सी होने के बाद नेपाल के जो युवा थे वो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ खुलकर लिखना शुरू कर दिया था। हर बच्चा जो था वो करप्शन के बारे में बात कर रहा था, और नेपाल में जो पॉलिटिक्स थी वो हिलने वाली थी। क्यों? क्योंकि नेपाली पॉलिटिशियन जो थे उनके बच्चे तो बाहर देश में हैं, स्विट्जरलैंड में, लंदन घूम रहे, इंग्लैंड घूम रहे, उसकी फोटो डाल रहे, अपने इंस्टा आईडी को ओपन रखा है।
अब जो बेचारा नेपाली बच्चा है वो देख रहा है, जबकि ये पॉलिटिशियन के बच्चे तो दिन पर दिन पैसे वाले होते जा रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, यूएसए घूम रहे हैं और अच्छी अच्छी फोटो डाल रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। और यहाँ बेचारा जो नेपाली है, जो वहाँ का नागरिक है, वो त्रस्त है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है और करप्शन का मारा पूरा देश है, ब्यूरोक्रेट्स करप्टेड हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब धीरे धीरे आवाजें जो हैं वो टिकटॉक के जरिए, इंस्टाग्राम के रील्स के जरिए, जो यूथ था वो वहां अपनी बातों को वो रख रहा था। अब ऐसे में धीरे धीरे जो जेनजी था वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया, क्योंकि 40% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो जेनजी की थी। मतलब जो 30 से लेकर 18 साल के जो युवा थे काफी ज्यादा एक्टिव थे, 16 साल से 30 साल के युवा। अब उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगे। अब इन सब चीजों के बीच जो जेनजी हैं वो बलेन शाह को पसंद करते थे, क्योंकि जो गाने हैं, आपने बहुत सारे गाने देखे होंगे जब जेनजीओ के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसमें एक बलेन शाह का पीछे गाना चल रहा था। वो गाना मुझे भी पसंद है और वो गानों को लेकर उसमें, क्योंकि करप्शन की बात हो रही थी, पॉलिटिक्स की बात हो रही थी और पॉलिटिक्स में जो करप्शन है उसकी बात हो रही थी। अब वो गाने भी फेमस हो रहे थे। अब जेनजी ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। और प्रोटेस्ट कहाँ? जिस सिंह दरबार की हम बात कर रहे थे उस सिंह दरबार के यहीं प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स का वो सेंटर था, वहीं पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ वहीं था। तो अब खुलकर विद्रोह पर आ गए थे जेनजी। जेनजी को सबसे पहला सपोर्ट कोई किसी ने दिया था तो वो बलेन शाह थे, जिन्होंने सपोर्ट दिया था और उन्होंने फेसबुक पर लिखकर कहा था कि जेनजी की आवाज है और इस आवाज को दबाना नहीं है, इस आवाज को सुनना है और ये जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनको बड़े ही सीरियस मैनर में ट्रीट करना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने उल्टा कर दिया। अब बच्चों का आंदोलन था, जेनजी का आंदोलन था, बच्चे तो नहीं कहेंगे, यूथ का आंदोलन था। अब यूथ का आंदोलन था। अब इस यूथ के आंदोलन में आंधी इतनी तेज हो गई कि सरकार अब उसे थाम नहीं पा रही थी और सरकार ने उल्टा कर दिया, लाठियां भाजवा दी। अब पुलिस वहां लाठी भाज रही है तो बच्चों में गुस्सा इतना, यूथ में गुस्सा इतना ज्यादा था कि सड़कों पर आगजनी हो गई और तोड़ फोड़, जो दिखा उसे जेनजी ने तोड़ फोड़ दिया। अब पूरे मंत्रालय पर जेनजीओ का कब्जा था, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, हर जगह जेनजी थे। आगजनी इतना ज्यादा हुई, पूरे देश में विद्रोह हुआ। अब सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार भागने लगी। जो नेता थे यहाँ वहाँ भागने लगे, जो पॉलिटिकल लोग थे उनके घरों को ढूंढ ढूंढ कर जलाया जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी, क्योंकि लोगों में गुस्सा था यार, बेरोजगारी थी, कुछ सरकारों ने कुछ किया नहीं। अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि देश में इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई और जो करंट सरकार थी वो सरकार को इन्होंने एक तरह से गिरा दिया। अब वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया तो वहां जो करंट प्रेसिडेंट थी पुष्पा कमल दाहाल जो बताया जा रहा है, नहीं, केपी शर्मा ओली जो थे वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। अब वो उनकी सरकार को ढा दिया गया, एक तरह से उनकी सरकार को गिरा दिया गया। अब जो लोग बचे थे उन लोगों को कहा गया कि वापस से री इलेक्शन होगा 6 महीने बाद। अब जब तक तो बलेन शाह मेयर थे, लेकिन बलेन शाह ने बोला अब पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा, फुल फ्लेज पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा अगर देश में कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है और यूथ के लिए कुछ करना है। तो बलेन शाह वैसे भी चेहरा थे, फेमस चेहरा थे। अब बलेन शाह ऐसे में जो है पॉलिटिक्स में फुल फ्लेज उतर जाते हैं और वो कहते हैं कि अब संसद का रास्ता हम तय करेंगे और वो फिक्स करते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन वो अभी तक उन्होंने सीट नहीं बताया वो किस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो सबसे पावरफुल सीट थी वो सीट आपको भी पता होगी केपी शर्मा ओली की थी। अब केपी शर्मा ओली जो सीट से आते थे वो झाप फाय, जो सीट का नाम था वो झाप फाय सीट। अब बलेन शाह ने बोला कि मैं भी वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। अब यहां से कंट्रोवर्सी तेज हो गई, क्योंकि सबसे पावरफुल लीडर में से एक माना जाता था केपी शर्मा ओली को और बताया जाता था कि झाप फाई जो सीट है वो वहां का गढ़ है। मतलब समझ लीजिए कि वो एक मतलब सबसे पावरफुल सीट है उस जगह की। अब ऐसे में किसी पार्टी को भी साथ लेना था तो उन्होंने एक पार्टी चुनी जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ये पार्टी एक जर्नलिस्ट ने स्टार्ट की थी और उनका भी उद्देश्य एक ही था, करप्शन फ्री देश, एक थर्ड पार्टी हो जो देश का चेहरा बने। और इसी पार्टी से वो चुनाव लड़ने के लिए केपी ओली शर्मा के खिलाफ जो है खड़े हो गए। अब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन की शुरुआती रुझान जो आए वो बड़े ही चौंकाने वाले थे। 50,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले। अब वो वोटिंग में इतने आगे थे बलेन शाह कि उनके आसपास कोई नहीं था।
ना केपी ओली शर्मा और बाकी जो वहाँ के कैंडिडेट। अब एक क्लियर मैंडेट था और यूथ का एक क्लियर मैंडेट था कि हमारा चेहरा जो है वो बलेन शाह है, और यहीं से एक नैरेटिव सेट हो गया कि आने वाला जो चेहरा होगा देश का वो बलेन शाह होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो बलेन शाह की होगी। और जो पूरे वहाँ के वोटर थे 1,63,000 वहाँ के जो टोटल वोटर थे, जिसमें से वोट कितने लोगों ने डाला, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। बलेन शाह को 68,000 वोट्स मिले, वहीं केपी ओली शर्मा को 18,000 वोट मिले, और बताया जा रहा है कि 50,000 से भारी अंतर के वोट से बलेन शाह जीत गए। अब जीतने के बाद जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है उन्होंने बलेन शाह को प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंट किया, और अब जो वहाँ इंतरिम मतलब बताया जा रहा है इंतरिम प्रधानमंत्री है जो वहाँ की सुशीला ककीरी, अब एक नॉर्मल सा रूटीन है जो कि अब उनको पेश किया जाएगा, फिर वो शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन सोचिए जेनजी ने कैसे सत्ता परिवर्तन किया। जेनजी में आक्रोश था करप्शन को लेकर और सिस्टम को लेकर, और देखिए जब आप नया चेहरा होते हैं ना तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। अब बलेन शाह से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने जो पहले काम किए मेयर रहते हुए तो वो काम भी काफी ज्यादा अच्छे थे और उस काम को लेकर उनकी सराहना भी हुई। और केपी ओली शर्मा जो थे उनसे भारत के रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे, चाइना ओरिएंटेड थे वो, चाइनीज गवर्नमेंट से उनका ज़्यादा फंडिंग था। ऐसे में देश में ऐसी सरकार लाना जो बिल्कुल नई है और देश में ऐसा चेहरा चुना जो बिल्कुल नया है, तो ऐसे में वहाँ के लोग जो हैं वो सत्ता में परिवर्तन चाहते थे। और आपने देखा कई युग से सेम ही गवर्नमेंट्स रिपीट हो रही थी, कोई अपना 5 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था, यूएसए का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था कि सत्ता परिवर्तन भी आए दिन होते रह रहे थे वहाँ। बहुत लोगों ने ये खबर की कि CIA का इन्वॉल्वमेंट था सत्ता परिवर्तन में क्योंकि चाइना गवर्नमेंट का वहाँ ज़्यादा रोल दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में अगर किसी एशियन कंट्री में अपना वर्चस्व बनाना था तो CIA ने वहाँ इंटरफेयर किया, और CIA की दखल की वजह से जो ये सरकार है आ गई। ऐसे बहुत सारी अटकलें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि बलेन शाह वहाँ के चेहरा, वहाँ का जो है मुख्य चेहरा होंगे और उनके बारे में लोग बातें भी कर रहे थे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि बलेन शाह का रुख भारत की तरफ कैसा होता है, क्योंकि भारत हमेशा से नेपाल को अपना ब्रदरहुड कंट्री माना है, अपना भाईचारा वहाँ हमारा नेपाल से बहुत ज़्यादा है और नेपाल के लोगों को हम बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। नेपाल के लोग अगर भारत भी आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। हर क्षेत्र में नेपाल के लोग जो हैं यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और बहुत सारे जो हिस्से हैं जो नेपाल बॉर्डर से, वहाँ बहुत ज़्यादा भाईचारा है। ऐसा कभी आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कोई अगर नेपाल का युवा है, अगर वो भारत में रह रहा है तो वो नेपाल से, उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स और बाकी कई जगहों पर अभी भी नेपाल के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे बड़े शेफ़ हैं, बड़ा नाम है नेपाल के लोगों का, और अब IT फील्ड्स में भी आ गए हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा भारत और नेपाल के संबंध कैसे रहते हैं और बलेन शाह इन संबंधों को और आगे कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि नेपाल के लोगों का बहुत ज़्यादा जुड़ाव है भारत के साथ। और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में जो बाकी की कंट्रीज़ हैं जो आसपास की, जैसे चाइना, पाकिस्तान, उनको लेकर नेपाल का रुख क्या होता है। इन सब चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी और बलेन शाह से सबको उम्मीद है। वहीं बलेन शाह के बनने के बाद एक पैटर्न तो सेट हो गया है कि जेनजी जो है वो क्रांतिकारी और जेनजी जो है बदलाव ला सकते हैं। भले जेनजी जो है उनको ऐसा काउंट किया जाता है कि वो लेथर्जिक हैं, वो सिस्टम को लेकर सीरियस नहीं है, वो अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन नेपाल की जेनजी ने ये प्रूव किया कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और वो सीरियस है हर चीज़ों को लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, करप्शन से लेकर, जॉब्स को लेकर, हर चीज़ में सीरियस है। और जेनजी हर चीज़ों पर बात कर रहा है खुलकर। और मैंने परसों में एक हमारे यहाँ नोएडा में सेक्टर 27 से वहाँ मैं बैठा था, वहाँ कई जेनजी बैठे थे, आसपास में जितने यूथ थे बैठे थे, और वो डिस्कस कर रहे थे, और वो ऐसी बातें कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स की अच्छी बातें कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो देश में जॉब्स को लेकर बातें कर रहे थे। अगर जेनजी इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं तो जिस देश में भी जेनजी इन सब टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं वहाँ तो आप समझ सकते हो कि करप्शन का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि अगर वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो करप्शन फ्री देश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो उद्धार होना ही। और नेपाल में हमने देखा जिस तरीके से नई सरकार आई है, अब ये अपने आप में एक मैसेज था कि जहाँ ज़्यादा करप्शन होगा वहाँ जनता का आक्रोश आएगा और